नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की किताब समकालीन विश्व राजनीति का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हाँ इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अच्छा, तो चैप्टर की शुरुआत ही एक बहुत बेसिक से सवाल से होती है कि भाई हमें ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए ही क्यों। मतलब आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि दुनिया के सारे देश जिनके अपने अपने फायदे नुकसान हैं वो सब एक साथ आकर इन संगठनों को बनाते हैं। क्या वजह है इसकी? तो देखिए, इस सवाल का एक बड़ा ही गहरा जवाब मिलता है हमें संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव डैग हैमरसोल्ड के इस कोट में। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। मतलब समझिए, यूएन का काम कोई सपनों की दुनिया, कोई आइडल वर्ल्ड बनाना नहीं है। उसका असली काम तो दुनिया को युद्ध, लड़ाई मतलब नरक जैसी तबाही से बचाना है। ये एक प्रैक्टिकल जरूरत है, कोई फैंसी आइडिया नहीं। और इसी बात को ना शशि थरूर ने भी बड़े सिंपल और मजेदार तरीके से समझाया है। वो कहते हैं, हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जबान लड़ाई जाए। मतलब यूएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जहां देश आकर बहस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और जाहिर सी बात है, युद्ध के मैदान में एक दूसरे से लड़ने से तो 1000 गुना बेहतर है कि बैठकर बातों से मामले सुलझा लिए जाएं, है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो सबसे ज़रूरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस, इसका जन्म हुआ कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के बाद, जब एक लीग ऑफ नेशंस बना था और वो बुरी तरह फेल हो गया था। तो जैसा अपनी एनसीईआरटी किताब में दिया है, यूएन बनने की जो पूरी प्रक्रिया है ना, वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही शुरू हो गई थी। देखिए, अगस्त 1941 में अटलांटिक चार्टर पर साइन हुए। फिर जनवरी 1942 में 26 देश साथ आए और फिर कई मीटिंग्स हुई, जैसे फरवरी 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस, फिर सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। और इन सब के बाद आया वो ऐतिहासिक दिन 24 अक्टूबर 1945, जब ऑफिशियली संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और एक बहुत खास बात, ये याद रखिएगा कि भारत इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था। हम लोग 30 अक्टूबर 1945 को ही इसमें शामिल हो गए थे। जरा ये पोस्टर देखिए, ये 1943 का पोस्टर है। इसमें आपको मित्र राष्ट्रों के यानी एलाइड नेशंस के झंडे दिख रहे होंगे। तो ये पोस्टर साफ साफ बताता है कि संयुक्त राष्ट्र की जड़ें कहाँ हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एक्सिस पावर्स के खिलाफ गठबंधन बना था, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। और मकसद एकदम क्लियर था कि भाई दोबारा दुनिया में ऐसी भयानक तबाही कभी ना हो। तो 1945 में जब यूएन बना तो इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य तय किए गए। बहुत सिंपल और क्लियर हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना। दूसरा, देशों के बीच में सहयोग यानी कोऑपरेशन को बढ़ाना। तीसरा, मान लो अगर लड़ाई हो भी जाए तो उसे फैलने से रोकना, उसके दायरे को लिमिट करना। और चौथा और बहुत जरूरी, पूरी दुनिया में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मिलकर काम करना। चलिए, अब जब हमें ये पता चल गया कि यूएन क्यों बना और उसके मकसद क्या हैं, तो अब ये समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। मतलब ये पूरा संगठन काम कैसे करता है, इसके कौन कौन से हिस्से हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के मेनली 6 अंग या कह सकते हैं 6 मेन ऑर्गन्स हैं। पहला है आम सभा यानी जनरल असेंबली। दूसरा सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। चौथा सचिवालय या सेक्रेटेरिएट। पांचवां आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और छठा है न्यासिता परिषद जिसे ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं। हाँ, ये 1994 से सस्पेंडेड है, मतलब अभी काम नहीं कर रहा। अब ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं, ये यूएन के पूरे सिस्टम को दिखाता है। हाँ, मानता हूँ देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। इसमें आपको दिखेगा कि कैसे ये सारे मेन ऑर्गन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर इसके साथ साथ यहाँ और भी बहुत कुछ है, जैसे WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को। ये नाम तो सबने सुने ही होंगे, है ना? ये सब यूएन की स्पेशल एजेंसियां हैं जो हमारी जिंदगी पर डायरेक्ट असर डालती हैं। ये सभी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के जरिए जनरल असेंबली से जुड़ी हैं और हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज में दुनिया भर में काम करती हैं। तो इन सभी अंगों में से अगर हम सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन की बात करें तो वो है सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल। और इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट है। इन 15 में से 5 सदस्य ऐसे हैं जो परमानेंट है, स्थायी है और उन्हें एक बहुत ही स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। कौन है ये 5 देश? ये हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम
और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन्हें शॉर्ट में P5 भी कहते हैं, मतलब परमानेंट 5। और ये कौन से देश हैं? ये वही देश हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विजेता थे, और 1945 में जब UN बना तो उस वक्त की सबसे बड़ी ताकतें यही थीं। अब आता है सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट। इन 5 परमानेंट मेंबर्स को एक ऐसी सुपर पावर मिली है जिसे कहते हैं वीटो पावर या निषेधाधिकार। वीटो का मतलब होता है मैं मना करता हूँ। इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान से समझिए। मान लीजिए सिक्योरिटी काउंसिल में कोई प्रस्ताव आया, कोई रेजोल्यूशन आया, और बाकी के 14 देश कह रहे हैं हाँ ये होना चाहिए, लेकिन अगर इन 5 में से सिर्फ एक देश ने भी ना बोल दिया, यानी अपना वीटो इस्तेमाल कर लिया, तो बस वो प्रस्ताव वहीं का वहीं खत्म, वो पास हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी पावर है ये। अच्छा, अब कहानी आगे बढ़ती है। 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हो गया, सोवियत यूनियन टूट गया, दुनिया एकदम बदल गई। और इस बदली हुई दुनिया में जोर शोर से ये मांग उठने लगी कि अब संयुक्त राष्ट्र में भी सुधार होने चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए। और ये जो सुधार की मांग थी, ये मेनली 3 तरह की थी। पहली, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, मतलब UN की बनावट में बदलाव करो, खासकर सिक्योरिटी काउंसिल को बदलो। दूसरी, ज्यूरिसडिक्शन में सुधार, मतलब ये तय करो कि कौन-कौन से मामले UN के अंडर आने चाहिए। और तीसरी, जो सबसे बड़ी मांग थी, वो थी रिप्रेजेंटेशन की। एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका के देश कहने लगे कि भाई अब दुनिया 1945 वाली नहीं रही, हम भी बड़ी ताकतें बन चुके हैं, हमें भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। और हाँ, UN की कई बार आलोचना भी होती है कि वो असरदार नहीं है। ये जो 2 कार्टून आप देख रहे हैं, ये 2006 के लेबनान संकट पर बने हैं। उस वक्त जब इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो लड़ाई चलती रही और UN को एक रेजोल्यूशन पास करने में ही कई हफ्ते लग गए। तो ये कार्टून यही दिखाते हैं कि कैसे UN कभी-कभी बड़े-बड़े संकटों में बहुत धीरे काम करता है या असहाय नजर आता है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है ना, कि पावर कुछ ही देशों के हाथ में क्यों है, ये सिर्फ UN तक ही सीमित नहीं है। दूसरे बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी पावर के इस इम्बैलेंस को लेकर बहुत सवाल उठते हैं। अब जरा इस डोनर चार्ट को देखिए। ये IMF में वोटिंग पावर का पूरा खेल साफ साफ दिखा रहा है। होता क्या है कि IMF में जो देश जितना ज्यादा पैसा लगाता है, उसके वोट की कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। नतीजा, अकेले अमेरिका के पास लगभग 17% वोटिंग पावर है, और अगर हम टॉप 10 देशों को मिला दें तो उनके पास 52% से ज्यादा वोट हो जाते हैं। मतलब आधे से ज्यादा पावर सिर्फ 10 देशों के पास, और बाकी बचे 178 देशों के पास मिलकर सिर्फ 48% वोट हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इम्बैलेंस है। चलिए, तो अब फटाफट से इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं और वो पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। तो 3 सिंपल स्टेप्स में इस चैप्टर को याद रखिए। स्टेप 1, UN क्यों बना? युद्ध रोकने के लिए और देशों के बीच कोऑपरेशन और डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए। स्टेप 2, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सबसे पावरफुल बॉडी है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स यानी P5 के पास वीटो पावर है। और स्टेप 3, आज का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? UN में सुधार करना, ताकि वो आज की दुनिया को सही मायने में रिप्रेजेंट कर सके। अब एग्जाम के लिए ये 3 बातें बिल्कुल रट लीजिए। पहली, इंपॉर्टेंट डेट, UN फाउंडेशन डे 24 अक्टूबर 1945। ये डेट आपको याद होनी ही चाहिए। दूसरी, की कॉन्सेप्ट, सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स के नाम और वीटो पावर का मतलब क्या होता है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, UN में सुधार के पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। ये सवाल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और आखिर में मैं आपको आपकी किताब के ही एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिएगा कि आज की दुनिया में जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड है, जहाँ एक सुपर पावर का दबदबा है, क्या ऐसी दुनिया में UN सच में कोई असरदार भूमिका निभा सकता है, या वो सिर्फ एक बातचीत करने का मंच बनकर रह गया है? इस पर जरूर सोचिएगा।